नमस्कार, हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ SOLDU BA प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना। और इसमें इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है जिसको पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की गई है जो कि एग्जैक्टली आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यथार्थवाद क्या है और मॉर्गेंथु का यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताइए। यथार्थवाद का साफ रूप से और बड़ा क्लियरली वर्ड में अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सच है वो है क्या। तो देखिए, मॉर्गेंथु ने इसको सबसे पहले आसान और अच्छे शब्दों में समझाने की हमें कोशिश करी है। और इसका जो पहला हमारे सामने पॉइंट आता है वो क्या है कि समाज की तरह राजनीति भी मानव स्वभाव में निहित वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा शासित होती है। इस पॉइंट का बड़ा आसान सा मीनिंग ये है कि जिस तरीके से समाज में हम रहते हैं, समाज में हम अपना हित अपना लाभ देखते हैं, इसी तरीके से राजनीति भी मनुष्य अपने स्वभाव के हिसाब से चलता है। और मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो हमेशा से सिर्फ अपना लाभ अपना हित देखेगा। वो अपने नियमों को इसी तरीके से बनाएगा कि राजनीति उसी को फ़ायदा पहुंचाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या पूरे विश्व में किसी भी देश में आप चले जाएं, ये सत्य है कि मानव का स्वभाव सिर्फ अपना लाभ देखना है। अगली चीज़ जो आती है देखिए, वो हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य के हितों से आकार देती है। यानी कि एक देश कितने देशों के साथ अपने संबंध बनाएगा, एक देश किस देश के साथ जुड़ना चाहता है, ये सारी चीज़ें अगर किसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं तो वो क्या है, वो है शक्ति यानी कि पावर। अगर एक देश को लगता है कि उसकी पावर कम हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ जुड़ना कुछ शुरू करेगा, गठबंधन करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हथियार बनाएगा। तो शक्ति एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश जो है वो जुड़ना चाहता है। अगली चीज़ है सत्ता में रुचि सार्वभौमिक है। देखिए, इसमें साफ रूप से बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं जो एक्टिव हैं राजनीति में, वो हमेशा से, ये बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि वो कभी भी राजनीति में हटना नहीं चाहेंगे, वो सत्ता को प्राप्त करना चाहेंगे। हालांकि कुछ राजनेता ऐसे हो सकते हैं या कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो जनता के कल्याण और दूसरे कार्यों के लिए राजनीति करें, लेकिन सत्ता प्राप्त करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या सभी देशों का ये लास्ट और अंतिम निर्णय होता है। अगली चीज़ बताई गई है कि यथार्थवाद राजनीतिक कार्यवाही के नैतिक महत्व से अवगत है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवाद का ये मानना है कि चाहे आपका कितना ही अच्छा मित्र कोई क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर हमला होता है तो आप उसकी मदद करने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। जैसा कि पहले ही समझाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवाद का मतलब अपने हित और अपने लाभ के बारे में ज़्यादा सोचना है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के बारे में ज़्यादा सोचना है। इसलिए इस पॉइंट में यही समझाया गया है कि आपका चाहे कोई कितना अच्छा मित्र हो या आपके कितने बहुत सालों से उस देश से रिलेशन हो, लेकिन आप इस चीज़ को अस्वीकार नहीं कर सकते कि उसकी मदद करने के लिए मुझे बहुत सारा रिस्क उठाना पड़ेगा। अगले पॉइंट में देखिए बताया हुआ है कि यथार्थवाद ये मानता है कि किसी भी देश पर हमला अगर किया जाता है तो उसका आधार सिर्फ ये होता है कि या तो आप ज़्यादा शक्ति हासिल करना चाहते हैं या विश्व में आप अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं। आप आक्रमण का कभी भी उचित कारण ये नहीं दे सकते कि ये एक तरीके से प्रभु की इच्छा थी या भगवान की कृपा से इस हमले को हमने करवा दिया है। तो ऐसा कभी नहीं होता। एक तरीके से आप या तो ज़्यादा शक्ति हासिल करना चाहते हैं या आप एक तरीके से ये चाहते हैं कि वो देश आपसे अलग हो जाए, आपके ऊपर वो किसी चीज़ की तरह थोप ना पाए। अगली चीज़ यथार्थवाद का ये भी मानना है कि देखिए, और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं देश में हैं जिसका विश्व राजनीति में बहुत बड़ा भाग होता है और उसका अपना अपना महत्व है। जैसे UNO विश्व शांति के लिए काम करता है, WHO बीमारियों के लिए काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। राजनीति में अर्थशास्त्र, नैतिकता, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है और इनको अलग रखना एक तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यथार्थवाद का ये भी मानना है। लेकिन अब देखिए, यथार्थवाद के असली जो हमारे लिए पॉइंट्स हैं जहाँ से हम और इजीली इसको समझ सकते हैं वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजक है। इसमें पहली चीज़ बताइए कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई दो देश या कुछ देश ऐसे होंगे जो लगातार आपस में लड़ते रहेंगे। उनके बीच कुछ ना कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट होगा या कोई व्यापारिक डिस्प्यूट होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर दो राज्य आपस में लड़ेंगे। संप्रभु राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख अभिनेता होता है। तो देखिए, यथार्थवादियों का मानना है कि जब तक आपके पास
खुद निर्णय लेने की शक्ति है, जब तक आप पावरफुल हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे मेन हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपका निर्णय कोई और देश ले रहा है, आप किसी और देश के अधीन हैं, तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। यथार्थवाद अगली चीज़ ये कहता है कि देखिए, राज्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों के तहत कार्य करता है, यानी कि एक राज्य अपना लाभ पहले देखता है। ये चीज़ बार बार मैंने रिपीट की है। अगली चीज़ है, राज्य का प्राथमिक लक्ष्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व है। इसमें यथार्थवादियों ने साफ रूप से बोला कि एक देश का पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने देश की सुरक्षा देना, अपने लोगों को सुरक्षित करना, चाहे आप किसी देश से संबंध बिगाड़ें या नए देशों से संबंध जोड़ें। अगर आपका देश सुरक्षित है तो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजबूती है वो लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शक्ति और क्षमताएं राज्यों के बीच संबंधों के लिए महत्वपूर्ण कसौटी है। तो बेसिक जो आधार है आपकी शक्ति का वो ये है कि कितने देशों से आपका संबंध है, कितने देशों के साथ आपका गठबंधन है। यही यथार्थवाद समझाने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है, इजी है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम समझेंगे जे.एन. टिकनर का नारीवादी सिद्धांत क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी परिप्रेक्ष्य में इसको समझाइए। तो जे.एन. टिकनर एक महिला हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि नारीवादी एक तरीके से विचारधारा है। इस विचारधारा के हिसाब से महिला और पुरुष बराबर अधिकारों की मांग करते हैं। खासतौर पे महिलाओं का ऐसा मानना है, या इस विचारधारा से प्रभावित लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं नारियों का एक लंबे समय से शोषण हुआ है, चाहे वो विश्व का कोई भी हिस्सा हो, और इन असमानताओं को ख़त्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। असमानता खत्म करने के लिए सबसे पहले जो है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो पुरुष है वो सारे निर्णय लेता है, और राजनीति से लेकर सेना या दूसरे मुख्य संदर्भों में अगर हम देखें या किसी दूसरे क्षेत्र में देखें तो हर जगह पुरुषों का बोलबाला है। इसी चीज़ को नारीवादी दृष्टिकोण वाले लोग खत्म करना चाहते हैं। अगली चीज़, जे.एन. टिकनर ने बताया कि महिलाओं को शक्तिहीन अभावग्रस्त समझना एक तरीके से गलती है। नारीवादियों का दृष्टिकोण एक तरीके से ये मानना है कि भाई औरतों को कमज़ोर ना समझा जाए, उनको बायोलॉजिकली ऐसा बना दे, उनके अंदर एक सिस्टमेटिकली थॉट आप पुट कर देते हैं कि महिला कमज़ोर है और पुरुष ज़्यादा ताकतवर। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए समाज से। नारीवादियों का अगला दृष्टिकोण है कि हर संस्था, चाहे वो राजनीति का पार्लियामेंट हो या दूसरी संस्थाएं हो, हर जगह पुरुष केंद्रित प्रकृति है। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। नारियों को भी उतना ही सम्मान, उतना ही अधिकार और उतना ही बराबर का एक तरीके से अधिकार मिलना चाहिए जिसमें उनकी बराबर भागीदारी रहे। अगला है, निर्णयकारी निकायों में अधिक लैंगिक समानता का आह्वान करते हैं, यानी कि कोई भी निर्णय चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाए, महिलाओं को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है। और नारीवादियों का ऐसा मानना है कि अगर महिलाओं के दृष्टिकोणों को शामिल किया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ज़्यादा अच्छे फैसले ले सकते हैं, चाहे वो विश्व युद्ध के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण विनाश के लिए हो। यानी कि अगर इन समस्याओं का हल निकालना है तो महिलाओं के दृष्टिकोण को भी शामिल करने की आवश्यकता है। अगली चीज़ में देखिए बताया गया कि लैंगिक समानता सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है। समाज में ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमें करने की ज़रूरत है कि लोग कहीं ना कहीं मिलजुल कर आएँ एक साथ और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर उनको दिखता है कि अधिकारों बराबर अधिकार महिला और पुरुष को नहीं है तो इसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं यूनिटी की आवश्यकता है। नारीवादी अगले सिद्धांत में बात बोलते हैं कि सार्वजनिक और बाहरी तौर पर महिला और पुरुष के बराबर अधिकार होने चाहिए। अगर महिला बाहरी रूप से काम करने जाती है और घर पे भी काम कर रही है तो पुरुष भी उतना ही भागीदार है उसमें जितनी महिला है। तो अगला नारीवादियों का मानना है कि पितृसत्तात्मक, तो देखिए ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि पुरुष जहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और सेकेंडरी पर्सन पर महिला है, तो ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स हैं नारीवादियों का। तो जिस क्षेत्र में नारीवादी अपने अधिकारों की समानता की बात करते हैं वहाँ आप इस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे निर्भरता का सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। आंद्रे ग्रोनर फ्रैंक में केंद्र परिधि का सिद्धांत क्या है। कई बार ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, पहले डिपेंडेंसी का सिद्धांत पूछ लेंगे या आंद्रे फ्रैंक का केंद्र परिधि सिद्धांत क्या है। तो देखिए बेसिकली इसमें ये बताया गया कि केंद्र के वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं विश्व व्यवस्था में, और परिधि वाले वो देश हैं जो अभी अल्प विकसित हैं या विकास की राह पर चल रहे हैं। तो आंद्रे फ्रैंक ने हमें बताने की कोशिश करी है कि अगर केंद्र के देश आज शक्तिशाली हैं, आज वो पावरफुल हैं, आज उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि उन्होंने परिधि वाले देशों की अर्थव्यवस्था का बड़े स्तर पर विनाश किया है, बड़े स्तर पर उनसे कच्चा माल लेकर अपना सामान बनाया और फिर इस सामान को बेचकर बड़े स्तर पर लाभ कमाया है। तो बड़े आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश करी है कि एक राज्य
जो आज मजबूत है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर और पैसा कमाना चाहता है। तो केंद्र वाले देश पूंजीवाद व्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाकर बाज़ार में अपनी पकड़ बनाकर वो पैसा कमाना चाहते हैं। ये बात हो रही है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि अधिकतर विद्वानों का ये भी मानना है कि पूंजी व उत्पादन के संबंधों को विश्व 3 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए, केंद्र और परिधि और अर्ध परिधि में बता रहे हैं कि किस तरीके से राज्य अगर हम बांट दें तो दोबारा से केंद्र में मजबूत देश, विकसित देश, परिधि में वो देश जो विकासशील है, सम परिधि में जो बिल्कुल भी अभी अविकसित है एक तरीके से। तो इस तरीके से देश जो है वो बटे हुए हैं। इन राष्ट्रों को देखें तो विकसित और पिछड़े राष्ट्रों में हम बांट सकते हैं। तुलना करें तो कई देशों में अच्छी अर्थव्यवस्था, कई देशों में अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, कई देशों में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं तो कई देशों में सुविधाएं कम हैं। इसके अलावा केंद्र वाले राज्य दोबारा से अगर आज विकसित हैं तो उनके विकास का ये जो आधार है वो कहीं ना कहीं परिधि वाले राष्ट्रों की आधार पर ही बना है। परिधि वाले देशों से इन्होंने बड़े स्तर पर इनका शोषण किया और इनके अविकास और पिछड़ेपन का कारण कहीं ना कहीं परिधि वाले देश माने जाते हैं। तो ये डिपेंडेंसी, इसको समझने की कोशिश करनी है कि कैसे कौन डिपेंड किस पर है। केंद्र डिपेंड है एक तरीके से अपने विकास के लिए किस पर, परिधि वाले देशों पर। इसके अलावा परिधि वाले राष्ट्र अवनीति या पतन की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं क्योंकि ये कच्चे माल को बड़े सस्ते दामों पर बेचते हैं, इनके पास अच्छी तकनीक नहीं है और ये कभी भी एक तरीके से विकसित नहीं बन सकते। ये हमेशा विकासशील ही रास्ते पर चलते रहेंगे, ऐसा आंद्रे फ्रैंक का मानना है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि किस तरीके से विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन केंद्र वाले राष्ट्रों के हाथों में, यानी कि केंद्र के जो विकसित देश हैं वो हमेशा से ये चाहते हैं कि शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर उनके हाथों में रहे, वो ज़्यादा शक्तिशाली बने रहें और ऐसी स्थिति में क्योंकि वो हमेशा से लाभ उठाना चाहते हैं और लाभ से ही आप मजबूत होंगे। इसके अलावा सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि ज़्यादातर विकासशील देश राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी अपने केंद्र से जुड़े हुए हैं। तो इसमें यह भी बताया गया कि केंद्र परिधि वाला या डिपेंडेंसी वाले सिद्धांत में कि एक जो विकासशील राष्ट्र है, जो कमज़ोर राष्ट्र है, वो कभी भी अब केंद्र के देशों से अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तकनीक के लिए, पैसे के लिए किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, केंद्र वाले देशों पर। तो ये ड्यूल डिपेंडेंसी बताइए, पहले केंद्र देश कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ विकासशील देशों से उठाता है और विकासशील देश जो है वो अब लगातार किस पे डिपेंड हो गया है, केंद्र के देशों पर। अगले पॉइंट में बताया गया कि केंद्र वाले राज्य द्वारा परिधि के राष्ट्रों का शोषण करने की प्रक्रिया में मजदूरों का सम्मिलित होना अनिवार्य है, यानी कि केंद्र वाले देश अपने विकास के लिए बड़े स्तर पर देखिए अपनी तकनीक को दूसरे देशों में ले जाते हैं और वहाँ पर सस्ते दामों पर मज़दूरों की सेवाएं लेते हैं। इसके अलावा कई बार अपने देशों में मज़दूरों को शामिल तो करते हैं लेकिन उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं वो अपने अनुरूप रखते हैं। इसके अलावा फ्रैंक ने आगे तर्क दिया है कि विकसित राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक कमजोरी से लाभ उठाने के लिए विकासशील देशों को हमेशा से अविकसित अवस्था में रखना ही बेहतर समझा है। इसके अलावा व्यापार की जितनी भी शर्तें हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं कि केंद्र के देशों को ज़्यादा फायदा हो। तो बड़े आसान से शब्दों में केंद्र वाले जो देश हैं वो ताकतवर हैं, जो परिधि वाले देश हैं वो कमज़ोर हैं और केंद्र कहीं ना कहीं विकसित अगर बनता हुआ नज़र आ रहा है तो ये किस आधार पे है, गरीब देशों का शोषण करने के आधार पे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत एक संभावित महाशक्ति के रूप में भारत कैसे एक महाशक्ति बन सकता है। तो देखिए बताया गया है कि भारत में एक तो दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कहीं ना कहीं एक ताकत का हमने प्रदर्शन किया है, हमारी जो जीडीपी है वो लगातार बढ़ती हुई है। तो ये भी एक पॉइंट है जो भारत को महाशक्ति बनाता है। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो देखिए भारत के पास एक मजबूत और अच्छी युवा सेना है जो भारत के रक्षा बल दुश्मन को अपनी भाषा में जवाब देने में सक्षम है। ये भी एक भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के पॉइंट में शामिल होता है। कला और संस्कृति का क्षेत्र है तो देखिए भारत कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत आगे है। बहुत सारे देश भारत की संस्कृति और कला को पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टूरिस्ट भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर उनका सम्मान होता है और विश्व की समस्याओं पर भारत खुलकर बोलता है। तो ये भी भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का संदेश देता है। इसके अलावा देखिए तकनीकी क्षेत्र में भारत बहुत आगे, जैसा कि अभी हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम या हमने अपना मंगल ग्रह कार्यक्रम देखा हो, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाता है कि कैसे भारत आज किसी दूसरे देश पर तकनीक के लिए निर्भर नहीं है, वो अपने देश में तकनीक को विकसित करता है, बनाता है और फिर उसका उपयोग करता है।
इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, भारत में युवा जनसंख्या का एक बड़ा योगदान है और एक समय पर अगर इस युवा जनसंख्या का सही प्रयोग हुआ तो भारत में इसका मानव पूंजी का निर्माण ये बहुत अच्छे से कर पाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि भारत भविष्य में अच्छे देश की संख्या में और बेहतर बन सकता है अगर युवा जनसंख्या का सही प्रयोग किया जाए। भारत के पास परमाणु शक्ति भी है जो इसको एक शक्तिशाली देश बनाता है। हालांकि भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति उद्देश्य के लिए करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उसको पावरफुल बनाने में एक मुख्य बिंदु है। इसके अलावा देखिए, भारत के पास खाद्यान्न और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, भारत इससे भी एक शक्तिशाली देश बनता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे भारत एक शक्तिशाली देश बन सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, दूसरे विश्व युद्ध के कारण और इसके प्रभाव। तो देखिए, पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश हारे और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, अमेरिका जैसे देश जीते। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या रहे? तो पहले विश्व युद्ध का देखिए, पहले विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक संधि हुई, वार्सिया की संधि। इस संधि में साफ रूप से दोषी बताया गया कि जर्मनी जैसा देश जो है वो विश्व युद्ध के लिए दोषी है और उसके ऊपर भारी आर्थिक रूप से जुर्माना लगना चाहिए। तो जर्मनी के ऊपर एक तरीके से यह आरोप लगा दिया गया और कहीं ना कहीं जर्मनी में अगर हम हिटलर का उदय देखते हैं कि कैसे हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई, तो ये इस संधि का ही परिणाम था कि जर्मनी के लोगों के अंदर गुस्सा था कि सारी चीज़ें उनके ऊपर ही डाल दी गई। इसके अलावा पहले विश्व युद्ध के बाद देखिए, लीग ऑफ नेशंस नाम की एक संस्था बनाई गई थी, लेकिन इसका काम था दूसरे विश्व युद्ध को रोकना, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाया। इसने बहुत सरल बिंदुओं को पकड़ा, यानी कि इसने कुछ ऐसे काम किए जो विश्व युद्ध को नहीं रोक सकते थे। इसके अलावा 1929 की महामंदी, देखिए पूरी दुनिया में 1929 में महामंदी आई थी, जब सप्लाई बाज़ारों में ज़्यादा थी लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, बेरोजगारी बड़े स्तर पर थी और ऐसे में अब दूसरे देशों में कब्जा करना, उस पर हमला करना, यही एक देशों के पास पॉइंट रह गया था, जिसकी वजह से विश्व युद्ध होने का ये भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा इटली और दूसरे देशों में हमें फांसीवाद, सैन्यवाद, अधिनायकवाद जैसी चीज़ देखने को मिलती है। इसका मीनिंग ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो शासन में मुख्य हो जाता है। जैसे इटली में देखें तो मुसोलिनी है, इसके अलावा जर्मनी में देखें तो हिटलर है। ये सारे लोग ऐसे थे जो अपने आप में इनका मानना था कि अगर जिंदा रहना है, अगर ताकतवर देश के बने रहना है तो हमें दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहिए और हमला करके ही हम ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तुष्टिकरण की नीति, हिटलर ने खुले तौर पर वार्सा संधि का उल्लंघन किया। हालांकि जैसा कि पहले ही बताया गया कि हिटलर ने एक तरीके से माना कि वार्सा की संधि हमारे ऊपर एक बहुत भारी कर्ज के रूप में थी और इसका हम बदला लेना चाहते थे, और हिटलर ने ऐसा किया भी। उसने हथियारों को गुप्त रूप से बनाना शुरू किया और एकाएक जब इसने हमला किया तो सबसे पहले वो कौन सा राष्ट्र था? पोलैंड। तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस विश्व युद्ध का जो परिणाम निकला वो क्या था? तो देखिए, दोबारा से विश्व युद्ध में कौन जीता? अगर हम देखें तो साफ रूप से हमें देखने को मिलता है कि जो मित्र राष्ट्र थे, यानी कि जो कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, ये जीते तो नई महाशक्तियाँ बनी। दो महाशक्तियों की बात करें तो रूस और अमेरिका था। विउपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई। विउपनिवेशीकरण होता है जब आप कब्जे वाले देश को अब उसको फ्री करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक नई चीज़ शुरू हुई। शीत युद्ध की शुरुआत हो गई रूस और अमेरिका के बीच। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और नई विश्व आर्थिक व्यवस्था। इसमें यह था कि किस तरीके से अब गरीब देशों का ध्यान अमीर देशों को रखना चाहिए। तो ये सारे परिणाम थे। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।